स्वागत है साथियों। हम लोग दृष्टि क्विक बुक के हिस्ट्री में पढ़ रहे थे सल्तनत काल। कई लेक्चर्स में ये डिवाइडेड हुआ क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, सल्तनत और मुग़ल ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं मेडुअल के, तो इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना ही पड़ता है। अब हम लोगों ने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसका पिछला लेक्चर पढ़ा है, तो मुझे पता है कि आप प्लेलिस्ट में विज़िट कर चुके होंगे और वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि जो लिंक्स वगैरह हैं वो अभी जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सबका एक साथ लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आसानी से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रशासन, कला, संस्कृति, जो व्यवस्था थी राजस्व वगैरह की, इसके बारे में पूरा एक देखेंगे सिनारियो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मुझे लगता है कि ये बुक इतनी अच्छी है, इसलिए मैंने इसका जो समरी लेक्चर है आपके सामने रखा भी, कि आप एग्ज़ाम में अगर इसको एक बार पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सल्तनत कालीन परिदृश्य। तो अलग अलग हेडिंग के साथ यहाँ पर बताया गया है। इसको आप मेंस के भी नज़रिए से अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। जैसे कहा गया सल्तनत काल में खलीफा से संबंध कैसे थे, तो इसको स्टार्ट टू एंड खलीफाओं से संबंध कैसा था ये बताया गया है। तो ये कलेक्शन बहुत कम ही जगह मिलता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले समझते हैं खलीफा से संबंध। जो सुल्तान और खलीफा थे उनके बीच में संबंध जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे प्रशासन में। फैक्ट ये भी है कि हलाकू ने अंतिम अब्बासी खलीफा का 1258 में ही वध कर दिया था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो उनके से संबंधित थे प्रतिनिधि, उनका नाम था नासिर अमीन उल मोमिनीन, तो उनका अंकन करवाते थे ये अपने सिक्कों पर। तो ऐसे में देखा जाए तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, और उसी के समय बंगाल के विद्रोही गयासुद्दीन ऐबाज को भी उन्होंने मान्यता दे दी। तो ऐसा नहीं था कि जो खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर लेते थे तो वो एक दूसरे को युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, उस पर आक्रमण करने में कोई संकोच नहीं किया। तो यहाँ पर यह भी देखें, खलीफा से संबंध बनाए रखा, लेकिन वो अपने ऊपर इस तरीके कोई अंकुश नहीं लेते थे, इससे उनको जनता का ही समर्थन मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, खिलजी वंश में, तो उसने अपने आप को खलीफा का दायां हाथ कहा, यानी कि यामनी उल खिलाफत। और अलाउद्दीन खिलजी ने खिल्लत प्राप्त करने की तो बहुत कोशिश नहीं की, लेकिन ये है कि जो भी सैद्धांतिक रूप से इस परंपरा को उसने जीवित रखा। उसी में आगे आता है मुबारक खिलजी। ये तो स्वयं को ही खलीफा कहते हैं। तो इन्होंने सिद्धांत और व्यवहार दोनों में इस परंपरा का उल्लंघन किया कि वहाँ से मान्यता प्राप्त की जाए। वो खुद को ही खलीफा बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसने खुद को खलीफा कहा है, तो मुबारक खिलजी ने कहा है। अब अगला तुगलक वंश में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उन्होंने खलीफा से स्वीकृति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खिल्लत भी प्राप्त किया और सिक्कों से अपना नाम हटवा करके खलीफा का नाम लिखवाया। इसी क्रम में फिरोज शाह तुगलक को देखें तो उन्होंने 2 बार खिल्लत प्राप्त की और अपने आप को खलीफा का नायक घोषित किया। तो बहुत अच्छा कंटेंट है। खलीफाओं से सुल्तान के क्या संबंध थे, तो यहाँ पर अलग अलग करके डिस्कस किया गया है, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मुबारक खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अगर वनडे में भी पूछा जाए तो भी, मेंस में भी पूछा जाए तो भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। उलेमा से कैसे संबंध थे, तो यदि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दें तो बाकी सबने जो अपने प्रशासन में है उनमें उलेमाओं को सैद्धांतिक तौर पर उनकी उपस्थिति उनकी सभा में रही। हालांकि इन दोनों शासकों ने इन पर थोड़ा अंकुश लगाया था, लेकिन फिर भी ये दरबार में रहते थे। इक्ता व्यवस्था देखें, ये तो मेंस का कई बार क्वेश्चन भी आया है और हमेशा आता रहा है, पेट क्वेश्चन है आयोग का, पीटी में भी पूछा जाता है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। इक्ता की अगर सबसे पहली परिभाषा देखें तो निजामुल मुल्क तूसी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सियासतनामा। तो सियासत में इक्ता एक ऐसी भूमि होगी जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों, यानी कि मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। तो इक्ता एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक को दी जाती थी। इससे संबंधित क्या बातें थी जो आपको मिल सकता है? तो देखिए, किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। तो समझ में बात आ गई। जो ये ग्रंथ है सियासतनामा, इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि इक्तेदार को किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। उस क्षेत्र के प्रशासनिक और सैनिक खर्च के बाद जो राजस्व बचता है उसको केंद्रीय राजकोष में जमा कराना हो, और जो अतिरिक्त राजस्व है, अधिशेष जिसको कहते हैं,
फवाजिल, तो वो फवाजिल जो है वो अतिरिक्त राजस्व भी जमा करना पड़ता था। जो बड़े इक़्तिदार होते थे उनके लिए कुछ शब्द आते हैं, मुक्ता, वली, मलिक, तो ऐसे भी नाम देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े इक़्तिदारों को मुक्ता, वली या मलिक कहा जाता था। अब इक्ता का प्रचलन कौन हुआ, किसने बांटा, क्या इसमें चेंजेस आए, थोड़ा इसको लेके तो बहुत अच्छा कंटेंट है। भारत में सर्वप्रथम इक्ता देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने बांटी थी, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया। अब ये मोहम्मद गौरी ने इक्तेदार किसको बनाया, तो सबसे पहले उसने हांसी का इक्तेदार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसका वफादार था वो, और बाद में वही गुलाम वंश की स्थापना करता है। लेकिन इसको सुव्यवस्थित रूप कौन देते हैं, इल्तुतमिश। तो अक्सर कर इल्तुतमिश को ही नाम दिया जाता है कि इक्ता का प्रचलन किया, लेकिन सर्वप्रथम बात की जाए इक्ता किसने बांटी, तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक, अब बलबन के समय क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने लगते हैं। बलबन एक अधिकारी की नियुक्त करता है, लेखाधिकारी की नियुक्ति, जिसका नाम होता है ख्वाजा। ये काम क्या करता है, तो जो वली या मुक्ता थे इक्तेदार, इनके आचरण पर नियंत्रण रखते थे। तो ये लेखाधिकारी जो थे इनका नाम था ख्वाजा। और दूसरा परिवर्तन उन्होंने तरकात के रूप में किया। तो ये तरकात क्या था, यदि किसी इक्तेदार की मृत्यु हो गई हो और उसका पुत्र सैन्य सेवा में नहीं है तो वह इक्ता वापस ले ली जाएगी। तो इन्होंने ख्वाजा, एक पदाधिकारी, लेखाधिकारी की नियुक्ति की, और तरकात को इन्होंने लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो दिल्ली के आसपास की इक्ताएँ थीं उनको समाप्त करके खालसा भूमि बदल दिया, लेकिन दूर वाली इक्ताओं को जारी रखा ताकि उनसे प्रशासन आसानी से कराया जा सके। इक्ता में अगर परिवर्तन देखें तो सर्वाधिक परिवर्तन तुगलक काल में देखने को मिलते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उसने इक्तादारों के अधिकारों पर अंकुश लगाकर केवल उनको भू राजस्व वसूली से संबंधित कर दिया। एक नया पद का सृजन किया जिसका नाम था वली उल खराज, और इन क्षेत्रों में प्रशासनिक संचालन के लिए अमीन नामक नया पद भी सृजित किया। तो कौन कौन से पद हैं, उनका क्या मतलब है, थोड़ा इनका भी आपको नोट करना होगा। जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया और सैनिकों को भी भू अनुदान दिया जाने लगा। तो क्या था कि जो सैनिकों को भू अनुदान देने की प्रथा थी, इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी थी, लेकिन वो नगद वेतन देता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सैनिकों को भू अनुदान देने लगे और इनको वंशानुगत बना दिए। जो ये आनुवांशिक भू क्षेत्र थे ना, ये वजह कहलाए, और वही सैनिक क्या कहलाते थे, वजहदार। तो ये भी देखेंगे कि वजह या वजहदार जो है ये क्या शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही आनुवांशिक भू क्षेत्र हैं जो इक्ता फिरोज शाह तुगलक के समय में सैनिकों को दी जाती थी। इसके बाद लोदी वंश में देखेंगे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने भूमि को एक वस्तु के समान कर दिया। इन्होंने फवाजिल पर रोक लगा दी, और हुआ क्या कि इन्होंने इसको पूर्ण हस्तांतरणीय बना दिया। इक्ता का अगर पर्यायवाची देखें तो एक शब्द आता है विलायत, तो इक्ता को विलायत भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसका भी उल्लेख मिलता है। तो इक्ता प्रणाली हमने पूरी देखी, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर मेंस का भी एक अच्छा पूरा कंटेंट है, इसको आपको इक्ता व्यवस्था में कैसे लागू होता है, क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन करता है, वो इसमें सारी बातें दी गई हैं, अच्छा है। सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली की बात करें तो तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। इसका शुभारंभ देखें तो इल्तुतमिश के शासनकाल से होता है। जो सल्तनत काल की सेना थी इल्तुतमिश के समय, उसको कहा जाता था हश्म-ए-कल्ब या कल्ब सुल्तानी। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल के समय सल्तनत की सेना को कहा जाता था। बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक अस्थायी सेना रखने का गठन करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये अलग अलग नाम दो प्रमुख हैं। अब जो मंगोल सेना का वर्गीकरण था वो दशमलव पद्धति पर आधारित था। कैसे था, अमीर दह, अमीर सदा, अमीर हजारा, अमीर तुमन। अब इनका मतलब क्या है ये मिलाने के लिए आ सकता है। तो अमीर दह, तो दह का मतलब 10 सैनिकों का सेना नायक। अब सदा 100 सैनिकों का, 10 अमीरों या 100 सैनिकों का। भाई 10 अमीर हो गया जो अमीर दह है, तो हर के पीछे 10, तो 10 मिला के 100 हो गया ना, 10 × 10 तो 100 हो गया। तो इसी क्रम में इसको पैमाने के तरीके से विकसित किया गया। अमीर हजारा, नाम में ही है हजार, तो 1000 सैनिकों का सेना नायक। अमीर तुमन, तो तुमन का मतलब क्या है कि 10,000 सैनिकों का सेना नायक। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये हुआ दशमलव पद्धति पर आधारित था। अगर सैनिक सुधारों की दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो सबसे महत्वपूर्ण युग कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक अस्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की, सरकारी खजाने से उनको नगद वेतन दिया, और जो निरीक्षण का कार्य था तो सैनिक को सरकारी भाषा में कहा जाता था मुर्तब,
एक घोड़ा जो एक अस्पा था उसको वेतन दिया जाता था 234 टंका, लेकिन अगर वो 2 अस्पा बन जाता था, 2 घोड़े रखता था, तो उसको 78 टंका वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। और जो भ्रष्टाचार था, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दाग और हुलिया प्रथा की नींव डाली। तो इसको हमने खिलजी वंश में पढ़ा कि दाग और हुलिया प्रथा क्या थी। इसमें आगे जो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश की स्थापना करते हैं, उन्होंने इसी प्रथा को, दाग और हुलिया को बहुत कठोर ढंग से अपनाया और वह सैनिकों का स्वयं निरीक्षण करता था। जो वेतन रजिस्टर होता था सैनिकों का, उसको कहते थे वासिलात हश्म। तो इसकी जांच गयासुद्दीन तुगलक खुद करता था। इसके बाद जो उसके पुत्र आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनके काल में जो सैनिक अधिकारी थे उनका वेतन इक्ता के रूप में दिया जाता था और सैनिकों को नगद धनराशि दी जाती थी। तो अधिकारियों को इक्ता और सैनिकों को नगद धनराशि दी जाती थी। ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश में देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अनेक कारणों से चूँकि आकार छोटा हो गया था, कुछ संगठन में भी थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, तो इन्होंने क्या किया, नगद वेतन देने के स्थान पर इक्ता के रूप में वेतन वजह प्रदान करने की प्रथा फिर से चलाई। अब सैनिक नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांवों के लगान के रूप में वेतन पाने लगे। तो जो हमने अभी पढ़ा था वजह, तो वही है, वो सैनिक अब क्या कहलाने लगे, वजहदार। तो थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक के समय में अनुशासन थोड़ा कम हो गया, तो सल्तनत जो सैनिक स्थिति है वो कमज़ोर पड़ने लगी। इसके बाद देखेंगे लोदी के समय में तो सेना का सामंती रूप प्रकट होता है और यही जो सैन्य व्यवस्था की गलतियां हैं यही बाबर के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। सल्तनत काल में अगर सेना देखें तो जो मुख्य वर्ग था वो अश्वारोही दल का था, जो दूसरा वर्ग था वो गज सेना, तीसरा वर्ग जो था पैदल था। तो ये जो पैदल सैनिकों का था उसको कहा जाता था पायक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पैदल सैनिकों का वर्ग था पायक कहलाता था। सल्तनत काल में बारूद, गोले या तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया था। तो प्रमुख यंत्र क्या थे, मंजनीक, कुश कंजीर, अरादा, ये इनका उपयोग किया जाता था। एक थे शिला प्रक्षेपास्त्र यानी कि चरख, और फलाखून, ये गुलेल का भी प्रयोग किया जाता था। तो इनके जरिए लड़े जाते थे। सल्तनत काल अपने विभागों के लिए जाना जाता है, कई शासकों ने अलग अलग शुरू किया। तो यहाँ पर उनके नाम से संबंधित सीधे दिया है टेबल, इसको देखते हैं कि उनका नाम क्या था, इनका विभाग क्या था और उनके कार्य क्या थे। तो पहला देखेंगे दीवाने विचारत, ये वजीर का विभाग था, वित्त संबंधी कार्यों लोक प्रशासन के लिए प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। दीवाने अर्ज, तो सैन्य विभाग बलबन द्वारा स्थापित था। दीवाने आरिज आप जानते हैं, बलबन ने इसकी स्थापना करी थी। इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण। दीवाने रिसालत जो है वो था विदेश विभाग या धार्मिक विभाग। तो दीवाने रिसालत को विदेश विभाग भी कहा जाएगा और धार्मिक विभाग, दोनों इनके, तो विदेशी संपर्क और कार्य जो है इनके अधीन होता था। दीवाने इंशा, दीवाने अशरफ, तो दीवाने इंशा या दीवाने अशरफ जो था वो शाही सचिवालय था और शाही घोषणाओं और पत्रों के लिए मसौदे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना, ऐसे इनके कार्य होते थे। प्रमुख है दीवाने कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था। ये कृषि विभाग था दीवाने कोही। इसका कार्य था कृषि भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी को सुदृढ़ करना। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्थापित किया राजस्व विभाग, जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। इसका काम था बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूलना। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया पेंशन विभाग, इसका नाम था दीवाने इस्तिहाक। तो अवकाश प्राप्त जो कर्मचारी होते थे उनको वजीफ़ा देना या सैन्य अभियानों में जो मृत हो जाते थे उनके आश्रितों को मदद देना, ये इनका कार्य होता था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था दास विभाग, इसका नाम था दीवाने बंदगान। इसका कार्य क्या था, दासों की संख्या में वृद्धि करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो प्रमुख है, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये रहा प्रमुख विभाग। आइए देखते हैं प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और इसको ऐसे पढ़ते चलेंगे तो याद भी होता चलेगा। आरिज मुमालिक, तो आरिज मुमालिक मतलब सेना का ममालिक। आरिज आपने देखा सेना से संबंधित है, आरिज मुमालिक सेना का मालिक। तो ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य था। ठीक। सद्र, सद्र था धर्म से संबंधित, तो सद्र था धार्मिक मामले का प्रधान। फिर वकील दर, तो वकील दर घर,
इसका मतलब क्या था कि राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। तो राजा के घर का समझ लीजिए प्रमुख कार्यों का प्रमुख होता था। बरीद मुमालिक, तो बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, इम्पोर्टेंट है। मुहतसिब, तो आप जानते हैं कि नैतिक आचरण के लिए नियुक्त किया गया था मुहतसिब। शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण और निरीक्षण करने वाला यह अधिकारी था मुहतसिब। मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ क्या था? तो मुतसर्रिफ जो है कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला था। अश्वशाला का प्रधान क्या कहलाता था? अमीर आखूर। तो अश्व घोड़ा, घोड़े में क्या होता है? खुर, तो आखुर खुर। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कारकून, तो कारकून जो है भूकर से संबंधित था, ये भूकर का हिसाब रखने वाला था, भूमिकर का। अमीर हाजिब, तो अमीर हाजिब क्या था? दरबार हाजिर। दरबार हाजिर का मतलब जो दरबारी शिष्टाचार के नियम हैं उनको लागू करना, अमीर हाजिब। अमीर बहर, अमीर बहर लहर, ऐसे याद कर लीजिए, अमीर बहर कहाँ होगी? लहर में। मतलब लहर कहाँ होती है? तो आंतरिक नौकायन तथा जलमार्गों का निरीक्षण करता था। तो जलमार्गों में लहर होती है, तो अमीर बहर आंतरिक नौकायन और जलमार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर तुजुक, ये तुजुक क्या है? मान लीजिए तुजुक, तुजुक कोई उत्सव है, अमीर तुजुक, तो जो उत्सवों के आयोजन का अधिकारी था अमीर तुजुक। तो तुजुक तुजुक करके तो ऐसे याद रख सकते हैं, अमीर तुजुक उत्सवों के आयोजन का अधिकारी। सहनाई मंडी, मंडी नाम में ही है मंडी, तो बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना। कोतवाल शहरों की शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था, तो कोतवाल तो आपको याद ही रहेगा। फिर है सहनाए पील, पील कहाँ होता है? पीलवान, पीलवान कहाँ होता है? हाथी पे, तो हाथियों की सेना का प्रमुख क्या था? सहनाए पील, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। तो सहनाए पील क्या हो गया? हाथियों की सेना का प्रमुख। सरे जानदार, तो जान की रक्षा, सुल्तान के जान की रक्षा कौन करेगा? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख सरे जानदार। तो ऐसे कुछ नाम है अधिकारियों को, थोड़ा अपने हिसाब से भी आप कनेक्ट करिएगा, इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, क्योंकि इतने लंबे समय तक चलती है, तो उसमें कृषि का क्या रोल रहा उसको देखते हैं, किस प्रकार राजस्व वगैरह था और किस प्रकार पैमाइश वगैरह होती थी, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। तो सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख भू राजस्व थी, जानते हैं कि पहले सबका लगभग यही था, सामान्यतः 1/5 थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा भू राजस्व वसूला था, आधा कर दिया था, 1/2। तो भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा जो पिछले वर्ष के फसलों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित होती थी, तो गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा, तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी इसको फिर से अपनाया। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके लिए इसने पैमाइश को अपनाया, उसने प्रति बीघा उत्पादन को आधार बनाया। एक था कनकुत या नस्क प्रणाली, इसमें क्या था कि अनुमान के आधार पर भी राजस्व निर्धारण कर दिया जाता था कि आपके क्षेत्र में इतना उत्पादन होगा तो इतना आपको जमा करना होगा, तो कनकुत या नस्क प्रणाली थी ये। अब भू राजस्व जमा कैसे किया जाता था? अनाज और नकद दोनों में। जो सिकंदर लोदी है उसने अनाज पर से जो आयकर है वो हटा लिया था। जो सिंचाई व्यवस्था में है वो लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच में ये नोरिया तकनीक का विकास हुआ। तो नोरिया तकनीक जो है वो गिर प्रणाली से संबंधित थी, ये पूछा जा सकता है। आपको ज्ञात तो होगी हर्ष के समय रहट या अर्घट प्रणाली का उल्लेख मिलता है, लेकिन नोरिया उससे उन्नत प्रणाली थी आगे चल करके। सल्तनत काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? तो कुएँ थीं। हालांकि नहरें वगैरह भी गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने भी नहर तंत्र विकसित किया और उसकी विकसित की गई नहर तो आज भी कार्यरत है। तो इस प्रकार देखें तो सिंचाई का जो कार्य था वो बहुत अच्छा था। तो अच्छे किस्म के चावल के लिए सुरसती यानी कि पश्चिमोत्तर अत्यधिक प्रसिद्ध था। इसमें चावल वगैरह की खेती जो है अपने बतूता वर्णन करता है कि एक वर्ष में 3 प्रकार के चावल की खेती की बात करता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कृषि से संबंधित। जो उत्पादन और उनके क्षेत्र हैं उसको यहाँ टेबल में डिस्कस किया गया है, वो देखते हैं। रेशम का उत्पादन जो होता था क्षेत्र वो होता था खंभात क्षेत्र गुजरात, नमक का सांभर झील में, ऊनी साल का कश्मीर में, वस्त्र उत्पादन का था बंगाल व गुजरात, सोनार गांव मलमल व कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत ने रेशम उत्पादन चीन से सीखा। सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था, मलमल के कपड़े को गंगा जल या शबनम कहा जाता था। सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए दिल्ली प्रमुख केंद्र था।
पान के पत्ते कहाँ के फेमस थे? धार मालवा। नील फेमस था बयाना भरतपुर राजस्थान व सरखेज आगरा का। तो कृषि से संबंधित ये प्रमुख आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रहे। उद्योग व्यापार में देख लेते हैं। तो जो तुर्क थे मुख्यतः नगर निवासी थे। तो जो तुर्कों का आगमन है ना, इनको हबीब ने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी कि उन्होंने नए नगर बसाए और इससे क्या हुआ कि रोजगार वगैरह थोड़ा बढ़ा। तो धातु शिल्प में परिवर्तन हुआ, लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, कागज़ निर्माण में तेजी आई, जल्दसाजी एक उद्योग बन गया। चटखा व धुनकी का प्रवेश भी तुर्कों के साथ हुआ। जो रुई धुनने वाले बुनकर थे उनके लिए नद्दाफ शब्द का प्रयोग आता है। जो आसवन विधि है उसका भी ज्ञान हुआ। इसका आसवन का प्रयोग होता था मदिरा व इत्र निर्माण में। धातु कला के लिए कलई विधि का प्रयोग किया जाने लगा। इसके लिए जस्ते का भी प्रयोग किया जाने लगा। जो दमिश्की इस्पात था पूरे भारत में प्रसिद्ध था, ये कश्मीर से प्राप्त होता था। फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों का एक नया नए भवन के निर्माण के लिए विभागी बना दिया, दीवाने इमारत खाना। तो इमारत से आप समझ जाएंगे कि इमारत ही संबंधित है। और कारखानों को लेकर के भी देखें तो चमड़ा, धातु, पत्थर, नमक, तेल वगैरह, तो आप देखेंगे विलासी वस्तुओं के उत्पादन के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 36 शाही कारखानों का निर्माण कराया था और इन कारखानों का निरीक्षण करता था मुतसर्रिफ, जिसको भी हमने अधिकारियों में पढ़ा था। आयात क्या होता था? तो आयात जो है वो अरब और खाड़ी देशों से सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर, घोड़े आदि आयात किए जाते थे। अफ्रीका से हाथी दांत व लाख का आयात किया जाता था। देवल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था देवल। दक्षिण सिंध में लहरी बंदर व गुजरात में कैम्बे व सूरत इसके प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अन्हिलवाड़ व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल था। तो इब्न बतूता जो आते हैं तो उन्होंने इब्न बतूता के बाद जो चीनी यात्री आते हैं वो बंगाल के बारे में कहते हैं कि देवताओं ने पृथ्वी का संपूर्ण सोना इसी प्रांत में बिखेर दिया। तो इससे पता चलता है कि कितना ये संपन्न क्षेत्र था, इसीलिए तो इतने आक्रमणकारी यहाँ पर आकर्षित हुए। अगर सल्तनतकालीन आर्थिक शब्दावली की बात करें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवबाब क्या है, फवाजिल क्या है, खिदमती क्या है, महसूल क्या है, तो थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। जो अवबाब है ना, अवबाब अनाप शनाप, मतलब अनाप शनाप कर, अतिरिक्त कर, गौड़ कर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौड़ कर लगाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने उनको समाप्त कर दिया, जैसे चरी घड़ी वगैरह। फवाजिल क्या है? तो जो राजस्व अधिशेष था, जो खर्च के बाद बचता था, उसको कहते थे फवाजिल। खिदमती क्या था? तो खिदमती मतलब राजाओं की खिदमत। तो पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या कर। तो भाई आपकी खिदमत इसी में है कि आप पराजित हो गए हैं तो अपना कर देते रहिए, खिदमती बनी रहेगी। महसूल, तो भू राजस्व का जो अनुमान था उसे कहा जाता था महसूल। हक ए खोती क्या था? तो हक ए खोती रोटी से जोड़ लीजिए। किसानों से लगान वसूल कर खुद मुकद्दम चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवाने वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था, जिससे उनको अपनी रोटी मिलती थी। हजे खोती। राज्य द्वारा जो घोषित मूल्य होता था उसको कहते थे निर्ख फरमानी। राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार जो होती थी उसको कहते थे वफाए फरमानी। राज्य ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती थी तो वो होता था इक्ता ए तमलिक। तमलिक थोड़ा तामा से लग रहा है ना, तामा मतलब खाने। तो ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती हैं। बलबन द्वारा इख्तियारों से जब्त भूमि तो वो कहलाई तरकात। तो मैंने बताया था ना कि जिनके पुत्र सैनिकों सेना में नहीं है तो उनसे वापस ले जाता था इक्ता, तो यही है तरकात। तरकात मतलब बर्खास्त। अगर आप सेना में नहीं हैं तो इससे आप इक्ता से बर्खास्त, तरकात। हक दीवानी क्या है? हक दीवानी राजकोषीय मांगे। तो हक से मांगे जो मांग की गई, राजकोषीय मांगे। हक दीवानी राजकोषीय मांगे। तो थोड़ा अपने लैंग्वेज में इनको चेंज करिएगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आइए देखते हैं कर प्रणाली। कर प्रणाली कैसे थी? तो शरीयत के अनुसार कुल 4 कर मान्य थे। कौन कौन से थे? तो उसमें देखिए, इसमें जो गैर मुसलमानों से संरक्षित प्रजा जो थी, जिम्मी की हैसियत से लिया जाने वाला कर उनकी आय के अनुपात में होता था। जैसे है ज़कात। तो ज़कात कितना लिया जाता था? 2.5%। ज़कात था मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता है, तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है वर्ड सदका। तो इसकी दर सामान्यतः मैंने कितना बताया? 2.5%। यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया। खुम्स क्या था? तो लूट या युद्ध से प्राप्त धन था खुम्स। इसका नाम मिलता है गनीमा।
तो नियमता संपत्ति में 1/5 भाग सुल्तान लेता था, 4/5 भाग सैनिकों का होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आए तो उसको उल्टा कर दिए। उसने कहा कि 4/5 भाग हमें दो और 1/5 भाग तुम लोग रखो। तो उसने खुम्स का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखा। खराज था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व। तो इसकी दर कितनी होती थी? 1/5 से 1/3। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी सबसे ज़्यादा लिया, आधार ले लिया, 1/2 खराज ले वसूला। तो आप देखेंगे खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी जो भू राजस्व था बहुत अधिक था। अन्य कर में देखें तो उस्र है, तो तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, जिसकी दर 1/10 होती थी। एक था हक ए शर्ब, तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर लगाया था जिसका नाम था हक ए शर्ब। अब सल्तनत कालीन सिक्कों की बात करें तो कौन कौन से सिक्के किसने चलाए इसको भी लेकर के हम लोगों ने कई बार पढ़ा, तो यहाँ एक टेबल में इसको डिस्कस किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहम्मद गौरी ने चलाया दिल्ली नाम का सिक्का। इसमें क्या था, एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में लिखा था मोहम्मद बिन साम, जो कि उसी का नाम था। इल्तुतमिश देखें तो उसने सिक्के जो चलाए, उसने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो इनसे संबंधित ये फैक्ट हो गए। बलबन ने चांदी का सिक्का जारी किया। गयासुद्दीन तुगलक, इनके काल में सोने के सिक्कों के वजन में वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ, पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा टोकन करेंसी जारी की गई। तो आपने देखा कि इसकी वो जो व्यवस्था है असफल साबित हुई थी। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया, तो कुछ विद्वानों ने इसको टोकन करेंसी का नाम दे दिया। इसके सर्वप्रथम इसी के सिक्कों पर कलमा खुदवाया गया। जबकि फिरोज शाह तुगलक जो हैं उन्होंने अधा और बिख नाम के सिक्के जारी किए। तो किसने कौन से सिक्के जारी किए वो यहाँ पर एक लाइन में आपको मिलता है, जो अभी तक पढ़ते हैं उसको यहाँ शॉर्ट में कर दिया गया है। अगर लगान की व्यवस्था देखें तो खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, इस प्रकार की बटाइयाँ थी। तो अगर खड़ी फसल में ही कर का निर्धारण हो जाए तो खेत बटाई, अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक और सरकार के बीच अगर कर बट जाए तो लंक बटाई, अगर भूसा निकल चुका है अनाज से, सरकारी हिस्से का निर्धारण किया जाए तो रास बटाई। तो लगान निर्धारण की जो मिश्रित प्रणाली थी उसको कहता था मुक्ताई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के आधार पर कर का निर्धारण किया जिसको कहा गया मसाहत पद्धति। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यही व्यवस्था रही। ठीक है, तो मसाहत शब्द याद रखेंगे। तो ये भूमि के माप के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। अब महत्वपूर्ण है सल्तनत कालीन स्थापत्य। ये सारे पॉइंट जो हैं वो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और पीटी के लिए तो है ही हैं। तो स्थापत्य में देखें तो इंडो इस्लामिक शैली का विकास होता है। इस्लामिक कला में सजीव चित्रण की इजाज़त नहीं होती, इसलिए इसमें अरबस्क विधि का प्रयोग किया गया। अरबस्क विधि क्या है, किसी पौधे की लताओं को अनवरत रूप में प्रदर्शित करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है घेरेदार लेखन या चित्रण। जो कूफी विधि है, कुरान की आयतों का सीधा सुलेखन, उसका भी इसमें प्रयोग किया गया। तो कूफी विधि भी याद रखेंगे, अरबस्क विधि और कूफी विधि, इन दोनों को। हिंदू स्थापत्य जो है सहतीर और स्तंभ पद्धति आधारित था, जिसे क्षैतिज विधि भी कहते हैं। जबकि इस्लामिक कला में मेहराब पद्धति आती है। तो देखेंगे तो उसमें मजबूती के लिए गोर व चूने का भी प्रयोग किया जाता है। कुषाणों के समय में अपात्सरों मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन इस्लामिक कला में मेहराब ज़्यादा है और हिंदू स्थापत्य में सहतीर व स्तंभ ज़्यादा है। हिंदू विधि में खनन की हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, जबकि इस्लामिक विधि में इसका अधिकतम प्रयोग होता है। स्थापत्य कला देखते हैं किसने क्या बनवाया है, तो इसको भी एक टेबल के फॉर्म में बड़ा शॉर्ट में समराइज़ कर दिया गया है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनवाई गई कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है ये। और कुतुब मीनार भी इन्होंने शुरू करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया। इल्तुतमिश ने इसी कुतुब मीनार को पूरा करवाया। दूसरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। तो ये तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इसके बाद इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है और गंधक की बावली है महरौली दिल्ली में। तो ये इल्तुतमिश के काल में बनाई गई। बलबन को देखते हैं तो बलबन का प्रसिद्ध था लाल महल, जो कि दिल्ली में स्थित था। बलबन का लाल महल। बलबन का मकबरा क्या है, विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बलबन से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी का कार्य है अलाई का दरवाज़ा, श्रीनगर दूसरी दिल्ली जिसको कहा जाता है, 1000 स्तंभों वाला महल दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर दिल्ली
आदिलाबाद का किला दिल्ली, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली इन्होंने बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, जिसे अष्टकोणीय मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है, जहाँ तेलंगानी का मकबरा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सिकंदर लोदी का सबसे प्रसिद्ध है मोठ मस्जिद दिल्ली में। तो ये रहा आपका कि किसने कौन सा निर्माण करवाया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं जो लास्ट इसका टॉपिक है, संगीत एवं साहित्य। इसमें साहित्य को लेकर क्वेश्चन खूब आते हैं। इस पर तो स्रोत वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो उस पर ही हमने आपको कई साहित्य के जो बुक है इस बुक में डिस्कस किया गया था, मैंने बताया था। तो वो वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा कि उसमें कई लेखकों के नाम वहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस साहित्य में क्या दिया हुआ, जैसे तारीख़ मुबारक शाही, फुतूह सलातीन, फुतूहात फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, तबकात नासिरी, ऐसे कई किताबों का वर्णन उसमें किया गया है। तो संगीत साहित्य की बात करें तो जो कैकूबाद था वो सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। तो बर्नी कहता है कैकूबाद के शासनकाल में सड़कें व गलियां जो हैं वो गायकों से भरी हुई थी। किसका कथन है? बर्नी का कथन है। किसके बारे में? कैकूबाद के बारे में। तो बलबन के पुत्र बुगरा खां जो थे वो गायकों और नर्तकों की संस्था का उन्होंने निर्माण करवाया था। देखिए, जो राग दर्पण है पुस्तक, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी गई है। इसका फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के ही काल में कराया गया था। एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित एक नामक पुस्तक की रचना होती है जिसका नाम था लज्जत-ए सिकंदरी, तो ये संगीत से संबंधित है। अब जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को संगीत के क्षेत्र में पारंगतता हासिल थी। जो एक ग्रंथ है संगीत शिरोमणि, ये उन्हीं को समर्पित है, और जो ख्याल गायकी है उसकी उत्पत्ति का श्रेय हुसैन शाह सरकी को ही दिया जाता है। ताबकात नासिरी, तो ये है मिनहाज सिराज की रचना। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन है। मिनहाज ने अपनी कृति को प्रथम इल्बरी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। तो इसमें नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली दर सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया गया है। किसमें? ताबकात नासिरी में। किसकी रचना है? मिनहाज सिराज की। अगला ग्रंथ देखें तो तारीख़ फिरोज शाही, तो ये किसकी रचना है? बर्नी की रचना है, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही। इसमें बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का के 6ठे वर्ष तक का इसमें वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है फुतूहात फिरोज शाही, तो ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जो उसकी नीतियों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है फुतूह सलातीन, यह ईसामी की कृति है, जो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित दीवाने रियासत का उल्लेख है। मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए इसको बनाया था दीवाने रियासत। चरखे का प्रथम उल्लेख फुतूह सलातीन में मिलता है। यह दक्कन में लिखी गई बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है फुतूह सलातीन। नेक्स्ट है तारीख़ मुबारक शाही, तो ये रचना किसकी है? याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी। तो याद रखेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं याद रहेगा, सरहिंदी याद रखेंगे तारीख़ मुबारक शाही को। इसमें क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सैयद वंश आता है उसके बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और कभी कभी तो लगता है कि एकमात्र स्रोत है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का भी वर्णन तारीख़ मुबारक शाही करती है। द्रव्य परीक्षा एक ग्रंथ है, ये ठक्कर पेरू की रचना है। तो ठक्कर पेरू जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल प्रमुख थे, तो अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तक है द्रव्य परीक्षा। अगला है तूतीनामा, ये रचना है जिया नक्शबी की। तूतीनामा किसकी है? जिया नक्शबी की। तो संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसको लिखा गया था। तो हमने देखा सल्तनत कालीन प्रशासन में अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, स्थापत्य, संगीत, सभी के बारे में बहुत अच्छे से इसमें देखा, समझा, कोशिश करी कि आपको उसको याद भी करा पाऊँ। इसके बाद जो हम लोग लेकर के आएंगे तो इतना बड़ा जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा है उसको लेके यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट डिस्कस किया गया है, लगभग 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए। और उसके बाद जो उसका अगला वीडियो लेके आएंगे वो होगा सूफी एवं भक्ति आंदोलन से। तो पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और इस क्लास को और लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।